नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। संजीवनी अस्पताल, वही संजीवनी अस्पताल जहां पर जिंदल स्कूल के अंदर जमीन ली गई थी और उसके बाद एक अस्पताल बनाया गया था कोविड केयर सेंटर के नाम से, और उसके बाद बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की गई थी सरकार की तरफ से कि सिर्फ हरियाणा सरकार ही है जिसने इस तरीके के इंतजामात कोरोना महामारी के दौरान किए हैं। लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है, पोल खुल गई है। आपको बता देती हूँ कि ये सभी के सभी जो आप मेरे पीछे स्टाफ देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा स्टाफ जो है संजीवनी अस्पताल के अंदर काम किया करता था, जिसका नाम चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल रखा गया था। और अब आपको बता देती हूँ कि इन सभी के स्टाफ को जो है रख तो लिया गया, लेकिन सरकार ने रखा किसके तहत? सिर्फ यूज एंड थ्रो नीति के तहत, यानी कि इस्तेमाल करो और उसके बाद निकाल करके फेंक दो, उसके तहत इन सभी को रखा गया। और जब कोविड महामारी के दौरान कोई किसी को छूने के लिए तैयार नहीं था, कोई किसी की तरफ देखने तक तैयार नहीं था, तब इन सभी के सभी स्टाफ ने कोविड केयर सेंटर के अंदर, कोविड अस्पताल के अंदर सभी मरीजों की हेल्प की, सभी मरीजों का इलाज किया। लेकिन जब बारी आई कि महामारी जाने को है, जी हाँ, जब बारी आई कि महामारी जाने को है, तब इन सभी के सभी स्टाफ को जो है निकाल करके बाहर फेंक दिया गया और बिल्कुल मौके के ऊपर आकर के कहा गया कि आप सभी को रिलीव किया जाता है, अब आप सभी लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता देती हूँ, एक बार ये चीजें दिखाना चाहूंगी आपको डॉक्यूमेंट के साथ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चौधरी देवीलाल 500 बेडेड कोविड अस्पताल हिसार के स्टाफ को बिना किसी आदेश और हिदायत के अचानक कार्यभार से हटाने के बारे में ये नोटिस जो है अभी पीएमओ को दिया गया है, सीएमओ तक भी ये बात पहुंचाई गई है। और इसके बाद ये देखिए, जब इनको आउटसोर्स के तहत हायर किया गया था शार्प ग्लोबल ग्रुप के तहत, तो यहाँ पर सिविल सर्जन की तरफ से हायर किया गया था। इसमें साफ तौर के ऊपर लिखा है सिविल सर्जन हिसार। लेकिन आज जब ये सभी के सभी हटाने के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे, तो सिविल सर्जन की गाड़ी के सामने जाकर के खड़े हो गए। लेकिन मैडम ने क्या कहा? मैडम ने सिर्फ ये जवाब दिया कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, आप लोग बाद में आइएगा, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये आ खड़ा हुआ है कि जब इनको रखा गया तब ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था कि 2 महीने के अंदर आप लोगों को हटा दिया जाएगा। इनसे ही जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैडम, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि किसके थ्रू आप लोग लगे थे और पूरा मामला क्या है? हम यहाँ लगे थे, संजीवनी में लगे थे। हम शार्प ग्लोबल ग्रुप था उससे लगवाए थे। उसने हमें बिल्कुल भी ये नहीं बताया था कि 2 महीने के लिए आप यहाँ लग रहे हो। ये हमारी ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम 2 महीने के लिए थे। हम यहाँ पे 3 महीने से काम कर रहे हैं। मई में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, हमें सैलरी भी नहीं मिली अभी तक। विदाउट पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके सुपरवाइजर जो मिस्टर बुरा है, उनके सुपरवाइजर हैं उन अरविंद और नसीब, वो आकर ये बोलते हैं मौखिक तौर पे कि अब आप यहाँ से जाइए, 1 अगस्त से आप यहाँ पे क्यों जॉब कर रहे हैं, आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके पहले हमें कोई भी लेटर नहीं मिला था कि आप रिलीव हो चुके हैं। अदरवाइज लेटर तो अभी भी नहीं दिया, बस सिर्फ मौखिक तौर पे आज आके ये बोलते हैं कि आप जो जॉब कर रहे हो 1 अगस्त से 5 तक वो वेस्ट है, ना सैलरी मिलेगी उसकी और आप यहाँ जा सकते हो। हमने उनसे ये भी पूछा कि हम यहाँ पर 5 दिन पहले आए भी थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई हमारा कार्यकाल कितना है, हमें बता दीजिए। तो उन्होंने हम सैलरी के लिए आए थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो हमने कहा हमें बताइए, तो उसने हमें ये बताया था, उसमें लिखा है सितंबर 2021 तक हमारा कार्यकाल इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद वो इसको फेक मांग रहे हैं कि ये एनएचएम के थ्रू है। तो हमें ये क्यों दिखाया गया था? एक तो ये इनका प्रूफ है कि ये उनको मान भी नहीं रहे हैं। अदरवाइज हमने उनसे ये भी कहा कि हमारी कुछ ज्यादा मांगे नहीं है, अगर आप उनको उसको बंद कर रहे हो तो आप हमें कहीं और एडजस्ट करिए। पीएससी है, सीएचसी है, सिविल है। इसके बावजूद 27 स्टाफ यहाँ पर बैठी हैं, ये क्या कर रहे हैं? एनएचएम की भर्ती निकाल रहे हैं। हिसार की निकाली, भिवानी की निकाली, क्यों निकाली भाई? हम लोग यहाँ पर है ना, हमें एडजस्ट करो ना यहाँ पे। और मैम हमें एडजस्ट कर दिया जाए, हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेरोजगार हो गए ना। हमने प्राइवेट सेक्टर में जो ड्यूटियां कर रहे थे हमारी, तो वो भी चली गई। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये 27 स्टाफ जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड खड़े हैं, इन्होंने अपनी प्राइवेट अस्पताल से ड्यूटी छोड़ी। उसके बाद सोचा कि संजीवनी अस्पताल के अंदर ड्यूटी मिल रही है, कहीं ना कहीं सरकारी है तो इनको ज्यादा फायदा होगा। वो सभी की सभी प्राइवेट ड्यूटी छोड़कर संजीवनी अस्पताल के अंदर ड्यूटी की। लेकिन उसके बाद अचानक
अचानक से अब इनको रिलीव कर दिया गया है। और आपको सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है कि 3 महीने से इनकी तनख्वाह भी नहीं दी गई है। जी हाँ, 2.5-3 महीने हो चुके हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि तनख्वाह जो है सिर्फ 2 महीने की दी जाएगी, लेकिन 3 महीने से अब तक इनकी तनख्वाह नहीं दी गई है। दर दर भटकना पड़ रहा है। और इसके बाद और भी बातें हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको बता देती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पर खड़ा है, 27 स्टाफ जो यहाँ पर खड़ा है, इन सबको निकाल करके, जी हाँ, इन सबको निकाल करके दोबारा से भर्ती निकाली गई है। दोबारा से भर्ती निकाली गई है कि 27 और कोविड केयर अस्पताल के लिए 40 भर्तियां निकाली गई है। ठीक है, 40 भर्तियां निकाली गई। ठीक है, संजीवनी अस्पताल के जो है 40 यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के सभी स्टाफ है, लेकिन भर्तियां 27 की निकाली गई हैं। 37। ठीक है, भर्तियां 37 निकाली गई है। हालांकि जबकि यहाँ पर जो है स्टाफ बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उसके बाद पुराना स्टाफ निकाल करके नया स्टाफ हायर किया जा रहा है। और उससे भी बड़े गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ हिसार के ही संजीवनी अस्पताल से निकाला जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन आकर के किया था। हालांकि जो ये अस्पताल है वो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के दादाजी के नाम के ऊपर रखा हुआ है, चौधरी देवीलाल। उसके बाद इसका ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीटा गया था कि इतने सारे लोगों को रोजगार दिया गया है और अचानक से रोजगार से निकाल दिया गया। सिर्फ ये हिसार का ही मामला है जहां पर संजीवनी अस्पताल से इनको निकाला गया है। और भी जगह संजीवनी अस्पताल है, लेकिन वहां से नहीं निकाला गया है। मुझे ये बताइए और कितनी जगह संजीवनी अस्पताल खोले गए हैं, लेकिन वहां से अभी तक निकाले नहीं गए हैं? में करनाल में मैम, और ये आउटसोर्स के थ्रू इसमें लगे हुए हैं। फतेहाबाद है मैम, सिरसा है, और यहाँ हिसार भी है। अपने जो दिसंबर में लगे थे वो कंटिन्यू है, सिर्फ अब वालों को निकाल रहे हैं। जो मई में हमने हिसार में ज्वाइन किया, सिर्फ उनको क्यों निकाल रहे हैं? फिर सबको सेम रखें। यही है मेन मुद्दा हमारा, यही है कि जब टाइम आया हमें बुला लिया, वेव आई नहीं, उनको थ्रो कर दो। ठीक है, अगर निकालना है जो कोविड में लगी ना स्टार्टिंग से सबको निकालो, तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, अदरवाइज हमें नहीं निकाल सकते वो लोग। ठीक है, मेन मुद्दा बस इसी बात का है। हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, निकालने का कोई मुद्दा नहीं बनता। अगर रोजगार क्यों निकाली, NHM की भर्तियां 2-2 क्यों निकाली, हिसार की भिवानी की क्यों निकाली, जब यहाँ पे जब स्टाफ है आउटसोर्सिंग का, हम ये नहीं करें कि हमें करो। फतेहाबाद के भी हैं, उन सबको लो ना यहाँ पे। जब मैम हमें निकाल के नहीं है यहाँ पे, तो स्टाफ क्यों लिया जा रहा है फिर हमें निकाल के? तो 37 स्टाफ की जगह हमें 27 स्टाफ को लो ना। हमें एक्सक्यूज मी मैम, ये बताइए, फर्स्ट जब हमें यहाँ पे लिया जा रहा था तो हमने NHM के अंडर ही फॉर्म फिल किया था। बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि NHM के अंडर नहीं लिया जा रहा, आप लोगों को आउटसोर्सिंग के अंडर ही लिया जा रहा है। तो मैम अब हमें ये बताइए, क्या हमें यही दिन दिखाने के लिए आउटसोर्सिंग के में लिया था? अब दोबारा से इन्होंने NHM के अंडर फिर से 37 स्टाफ को वो ले रहे हैं, वैकेंसी निकाली है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब प्राइवेट कहीं पर आप नौकरी कर रही थी इससे पहले, तो क्या आपने 1 महीने पहले उनको बताया था कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़ रही हूँ? आपने बताया था? ये आपने भी बताया था, आप लोगों ने बताया था। तो ये रूल है कि हमें 1 महीने पहले लेटर देना पड़ता है रिलीव का, हमें भी और उन्हें भी। ठीक है, सीएमओ के पास गए, वो बोलते हैं ठेकेदार के पास जाओ, वो बोलते हैं पीएमओ के पास जाओ। क्या हमारा ये काम रह गया कि हमें ना हमें सैलरी मिल रही है, ना हमें कोई सुनवाई हो रही है। सीएमओ कहती है उनके हाथ में है, पीएमओ बोलता है उनके हाथ में है। अभी हम पीएमओ से मिलके आए हैं, उन्होंने कोई सीरियस मैटर नहीं लिया। ठीक है, अच्छा, कितने घंटे ड्यूटी करते थे आप लोग? 8 से 2, 2 से 8, 3 बैच थे। ठीक है, 8 से 2, 2 से 8। हम नाइट भी करते थे और अभी भी हम नाइट कर रहे हैं। 24 आवर्स ड्यूटी होती है, बट हमारी शिफ्टिंग में ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट भी होती है हमारी। एक स्टाफ 8 to 9 मैम नाइट ड्यूटियां करता है। इसके अलावा स्टाफ विदाउट एनी ऑफ मैम यहाँ पे ड्यूटियां करता है। आउटसोर्सिंग स्टाफ कोई ऑफ नहीं मिलता, अगर ऑफ मिलता है तो उनकी सैलरी कट कर दी जाती है। कोई तो 12 घंटे भी ड्यूटी करता है, उसको भी कोई ऑफ नहीं मिलता है। और जबकि भिवानी और करनाल वालों को वेतन मिलता है, तो हिसार वालों को क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल, एक तरफ जहां कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था कि इन दावों के अंदर ये भी कहा था कि जो कोविड के दौरान डॉक्टर सेवा कर रहे हैं उनकी सैलरी डबल कर दी जाएगी। हालांकि ना तो डॉक्टर्स की सैलरी डबल की गई, और जो ये आप लोग नर्सिंग स्टाफ देख पा रहे हैं, इनको भी बिल्कुल यूज एंड थ्रो की नीति के तहत पहले तो यूज किया गया और उसके बाद फेंक दिया गया। मुझे ये बताइए कि अगर तीसरी लहर का अनुमान लगाया जा रहा है, अगर तीसरी लहर आती है, दोबारा से आप लोगों को बुलाया जाता है, तो क्या अब आप लोग काम करने के लिए तैयार होंगे? हम रेडी हैं।
डॉक्टर्स आज तक धरने पे नहीं बैठे ना, उन्होंने है ना अपनी बातें रखी, क्योंकि उनको पेस आराम से मिल रही है। हम आज क्यों आए? क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही, और अब हमें यूँ कह रहे हैं मौके तौर से कि अब आप जाओ, ठीक है ना। तो मेनली आप किसी से पूछना, स्टाफ नर्स का काम ज्यादा होता है एज अ डॉक्टर, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारी पे स्केल कम है। कोविड टाइम में भी हमें कहा था भी पे स्केल डबल मिलेगी, कोविड में हमें नहीं मिल रही। हम तब भी कुछ नहीं कह रहे कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम हेल्प कर रहे हैं कोविड पेशेंट की, ठीक है। हमें मिला क्या लास्ट में? हमें ये मिला लास्ट में कि भाई आप जाओ यहाँ से, ठीक है। आपकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो किसके तहत आती है? जो ठेकेदार है वही बना के भेजेगा, ठीक है। ठेकेदार के पास कहाँ से आती है? सरकार की तरफ से आती है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। पहले हमें कहा हम जो से आएगी मैम, अच्छा, सरकार की तरफ से आएगी। ठेकेदार है वो देते हैं। हाँ, बीच में जो ठेकेदार है ना वो सैलरी देते हैं, आती सरकार की तरफ से ही है, लेकिन अभी तक आई। बट 3 महीने सैलरी नहीं आई। ये बात हमने हर जगह पहुंचा दी। सीएमओ के पास गई, पीएमओ जो हमारे सीनियर डॉक्टर है उनके पास भी गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एट लास्ट हमें ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये बात आई थी, सैलरी आई, कोई बात नहीं आई अभी तक, हम सेवा दे रहे हैं कोविड पेशेंट को। बट ये क्या चीज है कि आप एकदम से आके ये बोलते हो कि आप जाओ यहाँ से, आप क्यों जॉब कर रहे हो यहाँ पे? इशू इस बात का उठ रहा है कि कौन है ये अरविंद जो आके ये बोल रहा है। पहले तो ये कभी नहीं आया हमारे पास में, कभी आया अरविंद? जिस अरविंद और नसीब का आप लोग नाम ले रहे हैं, ये है कौन? ये सुपरवाइजर है। हमें आज तक नहीं पता था। हेड इनके राजेंद्र बुरा, उनके सुपरवाइजर हैं ये, ठीक है। ये हमारी कंपनी के वो हैं। राजेंद्र बुरा है ना, ये उनके सुपरवाइजर हैं, मिस्टर नसीब और मिस्टर अरविंद। वो 3 महीने में उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं दिखाया था, और आज वो आके हमें ये कहते हैं मैडम आप यहाँ पर क्यों हो, जाओ आप यहाँ से, आपने ड्यूटी क्यों करी? आपने पूछा हमसे? जब हम यहाँ पर आए थे तब तो अरविंद मिला नहीं यहाँ पे, ठीक है, और अब यहाँ पे आके बोलता है कि आप क्यों जॉब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो जॉब? मेन मुद्दा ये है मैम कि हमें कोविड में ड्यूटी करवा के अब क्यों हटाया जा रहा है। मेन मुद्दा ये है सबसे ज्यादा। जब नीड होती है ना, जब नीड होती है तो स्टाफ नर्स को, मैं रोहतक से हूँ, ये यमुनानगर से हैं, सब लेडीज बाहर से हैं, ठीक है। आप लोग बाहर से अलग अलग जगह से हिसार में काम कर रही थी? हाँ जी, हम डेली अप डाउन भी कर रहे हैं, ठीक है। बट आज क्या हो रहा है ना, सैलरी का हो, हम ऊपर तक गए कि हाँ सर हमारी सैलरी नहीं आई। ठीक है, लगभग आप लोगों की सैलरी कितनी मिलती है अप्रोक्सीमेटली? अभी कुछ नहीं पता मैम। हमें बोला गया था कि 26,200 आपको सैलरी मिलेगी, पर मैम अभी सैलरी का इशू नहीं है। सैलरी हमें नहीं दी उन्होंने, 2 महीने की वो देने के लिए बोल रहे हैं। सैलरी का इशू हमने किया था, तो आज हमें ये सरप्राइज दिया है उन्होंने कि कल से आपको ड्यूटी नहीं आना है। तो मैम हमारा अभी इशू ये है कि हमें हटाया क्यों? अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी सिविल सर्जन यहाँ से गई थी, आप लोगों ने उनके सामने अपनी मांग रखी थी, तो क्या कुछ उन्होंने कहा था? और जब आप लोग गाड़ी के सामने जा करके खड़े हुए तब उनका कैसा रवैया था? मैम ने बोला कि हमारे अंडर बेटा ये कुछ नहीं है, आप ठेकेदारी के अंडर लगे हो, ठेकेदार से आप जाके बातें करो, वो आपको बताएंगे जो भी आपका रहेगा, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। मैम सीएमओ मैम आई थी, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे अंडर में नहीं है, आपने जो सुपरवाइजर है अरविंद, जाके उससे बात करो, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई इमरजेंसी केस है, मैं वहाँ जा रही हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं कहा उन्होंने, ठीक है। हम सब वहाँ खड़े थे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंडर में कुछ नहीं है। मेरा तो ज्वाइनिंग करवाना था, बस तुम्हारी 2 महीने के लिए ज्वाइनिंग थी, तुम्हें रिटर्न में दिया था। हमने बोला मैम हमें तो कुछ रिटर्न में नहीं दिया। रिटर्न में हमें ना तो रीलिंग लेटर दिया है ना जो लेटर दिया, तो वी किस बेस पे कह रहे हैं कि 2 महीने? पीएमओ ऑफिस में गए हैं, वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि तुम बोलते रहो, हम सुन रहे हैं। उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ पे हम बैठे रहे, हम 4 बंदे अंदर गए, आगे लेटर दे के आओ, वहीं से आपका काम होएगा। अभी ये पीएमओ के वहाँ से आए, पीएमओ क्या बोले ऊपर? पीएमओ मैम सर ने यही बोला है कि आप लेटर सबमिट करवा दो, देखते हैं आगे क्या रहेगा। अरविंद सर से या तुम्हारे जो भी ठेकेदार है उनसे बात करेंगे, आगे क्या रहेगा हम आपको बता देंगे। मैम मेन मुद्दा ये है, हमें हटाया ना जाए यहाँ से, कहीं भी एडजस्ट करो। हम कोविड में ड्यूटी करी है हम लोगों ने, और आगे भी करेंगे, पूरी सेवा दे रहे हैं, हमें हटाया ना जाए। कहीं एडजस्ट करो, पीएचसी, सीएचसी, हिसार, सिविल, कहीं भी सिविल में डालो। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर अब इनकी आवाज उठाने के लिए मनोज राठी भी जुड़ चुके हैं। मनोज राठी से भी जानने की कोशिश करते हैं। मनोज जी मुझे ये बताइए कि संजीवनी अस्पताल बनाया, आपने बहुत मुद्दा उठाया था, मुझे ये बताइए कि ढिंढोरा तो बहुत पीटा था सरकार की तरफ से कि हमने सिर्फ कोविड महामारी के दौरान संजीवनी अस्पताल बनवाया, लेकिन इन सभी को निकाल दिया गया एन मौके के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये हमारी बहना है, इनके दिल पर जो भी इतनी हमने पता है ना इस बात का, मैंने तो किलकी मार मार की पहले बताई थी, वे चोरी करेंगे, चोरी करेंगे, चोरी करेंगे। आज ये भाई परेशान हो रहे हैं, क्यों रखे नौकरी पे? नौकरी पे रखे उधन लाडू बंडे, आज के बनने की बताओ भाई। 5 मिनट लगे उड़ना, जाओ अपने घर, ऐसे कैसे जाओ? सरकार है
या कोई पजामा है? केस होता है, समझ में नहीं आने लग रहा। मैंने शुरू दिन बताया था, यो तंबू जो लगाया है, यो तंबू लगाने की जरूरत नहीं थी। 29 करोड़ रुपए तंबू पे लगाने के बजाय अन्य तनख्वाह मांडा तो 29 करोड़ में सारी उम्र का काम चल जाता। और सिविल हॉस्पिटल में ये काम करते जी। एक बात बताओ जी, 29 करोड़ रुपए गोद में गाल लेंगे। मैंने पहले दिन आरोप लगाया था कि यो गलत काम करने लग रहे हैं। मैं आज फिर हिसार की जनता को यह बात बताना चाहूं, मैंने उस दिन ही बताया था तंबू लगाने की जरूरत नहीं थी। तंबू लगाने की बजाय अगर वेंटिलेटर रख लेते ना, और ये धर्मशालाएं खाली थी, स्कूल खाली थी, एक तो अन्य रोजगार मिलता और कितने लोगों की जान बचती। ये सोचो ना जी। हमारी तो शुरू से डिमांड है, तंबू तो कदम कदम पाड़ ले जाएंगे। किसी और की जगह है, सरकारी जगह को भी छोड़ दिया इन लोगों ने। देखो एक बात जमा क्लियर है, हमारे जो क्या बोलते हैं विधायक जी फिर कह देंगे मनोज राठी का तो मेरा स्टैंडर्ड नहीं है बात करने का। मनोज राठी से तो हम बात है उसका जवाब नहीं दे सकते। बताइए कि विधायक तो खुद डॉक्टर है, फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यह तो रोड़ा है बेबे कि विधायक खुद डॉक्टर है। विधायक जो है हमारा कमल गुप्ता जी, वो डॉक्टर वैश्या का है। आदमिया का डॉक्टर होता तो बड़का से तीयो गलत काम थोड़ी करता। मैं बार बार उसने कहता हूँ, लेकिन वो कह देगा 1 मिनट लगेगी कि भाई जी बोला मेरा है ना वो समझ में कौन आई बोला बात, बोला मनोज से बात करना मैं नहीं जानता। आज मैं विधायक से पूछूं जी कि सारी हिसार की जनता पूछे है ये 29 करोड़ रुपये हिसार की जनता के थे, ये तंबू पे क्यों लगाए? आज सारी जनता यह बात पूछने लग रही है। अरण बालका की जिंदगी जो खराब करी है, अगर उसका कोई जिम्मेवार है तो ये बीजेपी का विधायक कमल गुप्ता जी है। हमारी मांग है सरकार से कि जितने भी आदमी उस तंबू में नौकरी लगाए थे, छोटा तो लेकर बड़ा कर्मचारी तक, सारा ताई रेगुलर कराया जावे। ये थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में बेचारी क्यों लगी थी? ये जब बीमारी आई, बीमारी में इन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी और लोगों की सेवा करी। इनको कोरोना योद्धा मानने की बजाय, इनका भला करने की बजाय आज इनको नौकरी से निकाल दिया। यह है कि बीजेपी की नीति, यह है विकास की नीति? आप मने नू बताओ, क्या इनको जिंदगी से डर कौन लगा था कि जी जब सारा देश घर बैठा था, ये हमारी बाड़ा काम करे थी, मरीजों की जिंदगी बचाने लग रही थी, और आज वो बीजेपी के नेता कहां सो गए जाके? जिस दिन वो इनको फूल माला चढ़ा के नमस्ते करे थे, आज उनका जमीर कहां सो गया जब इनके पेट पर लात लगने का काम है। मैं स्पष्ट चेतावनी दूं बीजेपी के नेताओं को, या इनको नौकरी से निकालोगे ना, पूरा हिसार बंद करने का काम करेंगे। इन बहनों के साथ मनोज राठी करे विधायक जी, और इनकी नौकरी किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। मैं डीसी मैडम को बताना चाहूंगा, मैडम जी अगर इनकी नौकरी पर आई तो पूरे हिसार को जाम करने का काम करेंगे। आपके भाषण से जरूर आस जगी है इनके अंदर, क्या आप इनका साथ देने वाले आगे आने वाले दिनों में? 2000% बहना इनके साथ खड़े हैं बिल्कुल। जहां ये मन बुलाओगे मैं आऊंगा, और इनकी नौकरी जाएगी तो इन हॉस्पिटलों को बंद करवाने का काम हम सबसे पहले करांगे, इस हिसार को बंद करवाने का सबसे पहले काम करांगे, विधायक के बाहर धरना लगाने का काम सबसे पहले करांगे। किसी बहन के पेट पर लात नहीं लगने देंगे। और ये कोरोना योद्धा थी, आज उनकी दुश्मन कैसे होगी? खट्टर साहब से सवाल है। बात कर लेते क्या? ठीक है राजीव जी, मुझे आप ये बताइए कि अभी सीएमओ मैडम यहाँ से गई, हालांकि हायर सीएमओ सिविल सर्जन के द्वारा किया गया, लेकिन जब मैडम गई इन्होंने रोका तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कह दिया कि मेरा तो सिर्फ हायर करने का काम था, उसके बाद आप लोगों को रिलीव किया जाता है, उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ऐसा है जी, ये सारा सौदा जो है ना बिका हुआ है। ये एक दूसरे के ऊपर बीमारी डालते हैं और गुमराह करते हैं लोगों को। इन बेशर्मों से ये पूछने वाला कोई हो कि जब तो इनको मालाएं पहना रहे थे, और अब इनको निकाल के फेंक दिया साइड में। अब ये बताओ, आपने 29 करोड़ रुपया इस तंबू पे लगा दिया। ये महावीर स्टेडियम में लगा देते हैं ना, वहाँ बॉक्सिंग का उनका इंडोर है, वहाँ लगा देते हैं, वहाँ नहीं लगाया इन्होंने। 29 करोड़ रुपए तंबू पे लगा दिए, वही 29 करोड़ इस अस्पताल में लगाते तो कितने लोगों का भला होता, वेंटिलेटर लगता। वहाँ वेंटिलेटर भी नहीं था। मतलब लोगों को गुमराह करना। और सच्चाई तो ये है कि लोग भी यहाँ के गुमराह होने के लायक ही हैं। कोई नहीं बोला, हम ही बोलते रहे, कोई नहीं बोला। सबको अपने अपने पेट की पड़ी है। ये देखो हालात क्या, इन बच्चों का क्या हालात है, क्या कसूर है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि संजीवनी अस्पताल उस दौरान बनाया गया जब हिसार के अंदर भले ही बेड की सुविधा तो थी, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी। हिसार
वालों को सबसे ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ कोविड अस्पताल बना करके छोड़ दिया गया। लोगों के अंदर उम्मीद जगाई गई कि वहां पर वेंटिलेटर मिलेगा, आप लोगों को ऑक्सीजन बेड मिलेगा, लेकिन ना तो वहां पर वेंटिलेटर मिला, ना ही ऑक्सीजन बेड मिला। हो सकता है ऑक्सीजन बेड जो है 2 से 4 पेशेंट को दिया गया हो, लेकिन उसके अलावा वेंटिलेटर की जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जी हाँ, हिसार के अंदर जब लोग दिन भर दिन मरते जा रहे थे, शमशान घाट के अंदर जो है लाशें जलती जा रही थी, उस दौरान वेंटिलेटर का सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वेंटिलेटर उस समय सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। और किया क्या गया, जिंदल स्कूल के अंदर जा करके प्लेग्राउंड की जमीन को लिया गया, उसके बाद नाम किया गया कि हम यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन करने के लिए आने ही वाले थे कि सरकार ने जो है, सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट गई, क्योंकि किसानों ने चेतावनी दे दी थी कि अगर कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर आता है, खट्टर यहाँ पर आते हैं, तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सिर्फ इसी डर के मारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए नहीं पहुंचे थे और उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया। लेकिन अगर नाम की बात की जाए अस्पताल के चौधरी देवीलाल, तो वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दादा के नाम के ऊपर रखा गया है। हालांकि दोनों ने मिलकर ढिंढोरा बहुत पीटा, पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश की, फेम बहुत पाया, लेकिन वो अस्पताल 4 दिन भी नहीं चला। जी हाँ, जब पता था कि कोरोना जो है पीक से गुजर चुका है, सेकंड लहर की पीक से गुजर चुका है, उसके बाद जाकर के अस्पताल तैयार करवाया गया, इन सभी के सभी स्टाफ को हायर किया गया। लेकिन अब जो है एनएचएम के तहत दोबारा से भर्तियां निकाल दी गई है, लेकिन ये सिर्फ हिसार के अंदर ही हो रहा है। हालांकि मनोज राठी और राजीव सरदाना की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि 29 करोड़ का तंबू लगा करके वहां जिंदल स्कूल के अंदर छोड़ दिया गया है, लेकिन अब जैसे ही जिंदल स्कूल खुलना शुरू हो रहा है, वैसे जो है वहां पर 4 दीवारी लगा करके उसको एक तरफा किया जा रहा है, यानी कि वो सिर्फ टेम्परेरी बनाया गया था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ खड़ा हुआ है कि अगर अस्पताल बनाना ही था, इतने ज्यादा पैसे लगाने थे, तो कोई परमानेंट अस्पताल बनाया जाता जो आगे आने वाले दिनों के अंदर भी काम आता, और जो रोजगार दिया गया था इनको, ये लोग भी बेरोजगार नहीं होते। और अगर किसी धर्मशाला का प्रयोग किया जाता या फिर किसी सरकारी जमीन का प्रयोग किया जाता, तो लंबे समय तक जो हिसार वाले हैं या फिर बाहर के जो लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आखिर में इन लोगों की मांग यही है कि इन लोगों को एट टाइम हटाया गया तो इनको कहीं भी शिफ्ट किया जाए, लेकिन इनको बेरोजगार ना किया जाए। अब देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर इनको कहीं शिफ्ट किया जाता है, ठेकेदार की तरफ से इनको तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि उस दौरान इन्होंने काम किया जब किसी को कोई छूना तक नहीं चाहता था। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इन सबको न्याय दिलवाने के अंदर मदद कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।